पेज नंबर 414 निकालें, पेज नंबर 414। संडे को ही शायद। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई आप थोड़ी पेशेंस शो करनी पड़ेगी आपको, भाग भाग के चीजें नहीं हो सकती कोई। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ही कहा जा रहा था, साथ साथ पढ़ ली। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 हैं। अच्छा, ये है पेज नंबर 414। वो जो भाईजान की रिक्वेस्ट पे काम नहीं कराया था, आज कराना पड़ा है। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस 5 हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कौन से होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस। ये होते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स नजर कहां आते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट 2 सफ़ों पे है, एसओसीआई 2 सफ़ों पे है, उसमें एक सफ़े पे पी&एल होगा, एक सफ़े पे ओसीआई होगी, एक सफ़े पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, एक सफ़े पे कैश फ्लो है, कुछ 50-60 सफ़ों पे नोट्स टू दी। अच्छा जी, नोट्स टू दी फाइनेंशियल, कुछ नहीं, वो कॉपीज चाहिए ऊपर से ले आओ। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मोहतरम 4 चीजें होती हैं, या 5 समझ लें। ये हमने 5 अपनी तरफ से नाम दिए हुए, पहले 2 नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अपनी तरफ से दिए हुए नाम। नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ये 4-5 लाइनों में आ जाता है। कंपनी है, क्या काम कर रही है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में 2 चीजें हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंप्लाई कौन करता है? हम। कंप्लाई किससे करते हैं? आईएफआरएस और कंपनी लॉ। कंप्लाई किस किस से करते हैं हम? आईएफआरएस और कंपनी लॉ। और अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारी कौन सी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और अगर कोई एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं है तो कन्वेंशन में बता देंगे कि हम अकाउंटिंग कन्वेंशन में हिस्टोरिकल कॉस्ट से स्विच कर गए हैं और इसमें रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में बोलें क्या क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक और चीज है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या मतलब? पीपीज के लिए हमारी क्या पॉलिसी है? पॉलिसीज मिसाल के तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो एडिशंस पे पूरे महीने की डिडक्शन चार्ज कर देती हैं। 4 जनवरी को खरीदा, पूरे महीने की डिडक्शन चार्ज कर दी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं नहीं यार, 4 जनवरी से ही डिप्रिशिएट करो, 26 दिन की डिडक्शन चार्ज करो। तो जो भी आपकी पॉलिसी है पीपी की, लीज में आपकी पॉलिसी स्टैंडर्ड की रोशनी में होगी। आपने अगर लो वैल्यू एसेट है या शॉर्ट टर्म लीज है तो वो आप रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और अगर नॉर्मल लीज है तो रेवेन्यूज हमने आज शुरू करना है, इन्वेंट्रीज, इसमें आपकी जो भी पॉलिसीज हैं वो आप यूजर्स को बता दें। इट इज कॉल्ड एज समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। अच्छा, आइटम्स लिंक्ड विद एसओएफपी का सवाल हमने किया था पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1, याद आ रहा होगा, बीएसजेड वाला। बीएसजेड वाला, ये हमने बीएसजेड वाला सवाल किया था पास्ट पेपर का क्वेश्चन 1। और वो जो 4 सवाल हमने किए हैं इधर, वो भी तो आइटम्स लिंक्ड विद एसओएफपी है ना। वो 4 सवाल मैं आपको बता दूं। वो 4 सवाल हैं भाईजान, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2, 3 और 4। नेक्स्ट पेज। ये सारे आइटम्स किसके साथ लिंक्ड हैं? विद एसओएफपी। और आइटम्स लिंक विद एसओसीआई का हमने सवाल किया था क्वेश्चन 6 फिक्स वाला, कल एक और तरीके से भी किया था। इसके बाद अदर डिस्क्लोजर्स हैं, जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर किसी को याद हो क्या क्या? मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, गुड, और
प्रोडक्शन कैपेसिटी और एसोसिएट्स कौन सी हैं बाहर के मुल्क में और पाकिस्तान के अंदर, जनरल क्रेडिट फैसिलिटी, ये जनरल डिस्क्लोजर्स आगे याद आ रहे हैं। तो ये मोहतरम चीज़ें हो गई जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल हमें नज़र आती हैं। अब भाईजान इसका तो सवाल हमने कर लिया, आइटम लिंक्ड विद एसओएफपी का, आइटम लिंक्ड विद एसओसीआई का भी कर लिया, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देख लिए थे कहाँ आते हैं, ये सारा हमने कर लिया। आज हमने ज़रा नज़र मारनी है नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए मुझे पेज खोलना पड़ेगा 72। जी, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस मैंने आपको पढ़ा दी हुई है और आपके लिए जो रेलेवेंट है वो मैंने हाईलाइट भी कर दी हुई है। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ये इसने बताया हुआ है मेरे लीगल स्टेटस क्या है, मैं पब्लिक कंपनी हूँ, प्राइवेट कंपनी हूँ, और नेचर ऑफ बिजनेस बताए हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और फला फला मैं बनाती हूँ। ये होगी लीगल स्टेटस और नेचर ऑफ बिजनेस। सर ये पेपर में कब लिखने, हमें कैसे पता चलेगा लिखने? डेटा दिया हो तो लिख देना, डेटा दिया हुआ तो लिख देना, ये कंपनी ये कारोबार करती है, स्टेटस इसका ये है, नेचर इसकी ये है, तो लीगल स्टेटस एंड नेचर की हेडिंग देना, ये भी एक नोट है ना, हेडिंग देना और हेडिंग देकर लिखा ना, बस कब पेपर में लिखना है, जब डेटा दे देगा तब लिख देना। नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। अगली बात बोलें, नहीं, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस खत्म, अगली बात बोलें बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। उसमें दो चीजें, स्टेटमेंट ऑफ एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, और उससे अगली बात बोलें समरी ऑफ सिग्निफिकेंट। अब तरतीब से चलें, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अगर पेपर में खुदा ना खास्ता कहते स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बना दें तो क्या करके आएंगे आप? बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग 2.1 स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। आईएफआरएस से कंप्लाई कर रहे हैं हम और कंपनीज एक्ट से की जो प्रोविजंस और डायरेक्टिव्स वगैरह नोटिफिकेशंस आते हैं उनसे हम कंप्लाई कर रहे हैं। ये क्या हो गई? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। अच्छा, अब क्या आ गई? अकाउंटिंग कन्वेंशन। कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हम? हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी जितने की लैंड खरीदी है उतने की पड़ी हुई है, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं कर रहे। तो ये एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन। अब क्या करें हम? अब हमें ये काम करना चाहिए कि हमें यहां जाके ना लिख लेना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस 2.1 में लिखी हुई है और अकाउंटिंग कन्वेंशन 2.2 में लिखी हुई है। ऐसा ही है क्या? मतलब सारा पेट में जाके एक ही हो जाएगा? ये कौन बोला है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, कंप्लायंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन अलग अलग है ना। ये तो नहीं कि चाय के ऊपर रायते की जगह आप जो है वो बिरयानी के ऊपर जो है वो आप चाय डाल लो। ओके, एंड ये अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गई 2.1 2.2। ओए होए 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 2.3 क्या है? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज दिस? बोलें 2.3। अच्छा भाई, ये ना खत्म होने वाली स्टोरी है। 2.3 समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका एक और नाम भी है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का। इसका एक और नाम भी है समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का। प्लीज हिम्मत करें और लिखें नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यार ये पेज नंबर है 414। आज तक पेपर में लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक दफा आया है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस कभी नहीं मांगी उसने, अकाउंटिंग कन्वेंशन उसने कभी नहीं मांगी, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जिसे नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज भी कहते हैं, ये भी आज तक उसने कभी नहीं मांगे। लेकिन ये नोट्स, यार ना बातें ना करो ना, ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैंने आपको बताया कि ये नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेज 72 से 83 भरा पड़ा है। 72 से 83 को 12-13 सफ़े हैं जिसमें क्या आ रहे हैं? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज।
तो अगर मैं समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देखूं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी पॉलिसीज लिखी हुई हैं इन्होंने, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, Measured at amortized cost और FVT, OCI and FV TPL on initial recognition financial asset इसमें मेजर किया जाता है, all financial assets and liabilities और पता नहीं क्या क्या इसने इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि इसमें से कुछ पॉलिसीज मैंने आपके लिए हाईलाइट की हुई हैं, जैसे टैक्सेशन है, करंट है, डेफर्ड टैक्स है, ये आप पढ़ सकते हैं, लीजेज है, ये आप पढ़ सकते हैं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स की पढ़ सकते हैं, पीपी की पॉलिसीज तो सारी आप पढ़ सकते हैं। सर ये याद करनी है, सबर। इंटेंजिबल्स की पॉलिसीज आपको पढ़वाई थी मैंने पैकेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और किताब में भी डाली हुई IAS 38 का लेक्चर नंबर 7 या 8 जाकर रिवाइज कीजिएगा। अच्छा, फिनिश गुड्स, ट्रेड डेट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और ये सारी चीज़ें, अगेन ये थोड़ी सी ज़रा बातें कंफ्यूजिंग हो जानी थी, इस वजह से वी आर वेरी लकी कि एक किताब में ना एहतियात के दर्जे में सफ़ा डला हुआ है नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और वहाँ पे आपके जो सिलेबस से रेलिवेंट हो सकती हैं ना अकाउंटिंग पॉलिसीज़, वो डाल दी हुई हैं। माना के पास पेपर के अंदर कभी टेस्ट नहीं हुई, लेकिन क्या पता कोई 4-5 नंबर की लिखने पड़ जाएं तो उसको हमें थोड़ा बहुत लिखना आना चाहिए। वी आर वेरी लकी कि पेज नंबर 242 पे अगर आप आ जाएं किताब पे, तो लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी दी हुई है, पेज 242, ये पेज 242, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी दी हुई है, अकाउंटिंग कन्वेंशन भी आसान करके दी हुई है, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी दी हुई है। इस किस नाम से पेपर में आ सकती हैं? नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज पेपर में आएंगे इस नाम से, प्रिपेयर नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज बताएं। अच्छा, ये आप जरा स्पीड चेक कीजिएगा मेरी इन चीजों को पढ़ने की। प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट एक्सेप्ट फ्री होल्ड 2x वाले 1x पे आ जाएं। एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड आर स्टेटेड एट कॉस्टलेस अकोमोडेशन एंड एनी आइडेंटिफाइड अकोमोडेटिव इंपेयरमेंट लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इंक्लूड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ फॉर रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल रेजिडुअल वैल्यू रिव्यू की जाती है, चेंज ना आ गई हो इंट्रो वाली बात। डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ इन विच एसेट इज kept, while no depreciation is charged for the month in which asset is। ये गलत बात होती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें बेचने के साल में, टैक्स वाले कभी कभी कह देते हैं, अकाउंटिंग वाले ऐसी बातें नहीं करते कि बेचने के साल में डेप्रिसिएट ना करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आर चार्ज टू P&L, गेन्स और लॉसेस फिक्स्ड एसेट के बेचने पे कहां जाते हैं? P&L के अंदर। ये किसकी पॉलिसीज होगी? इंटेंजिबल्स की पॉलिसी वॉल्यूम 1 में देख लीजिएगा, पेज 213 और 14 ही है शायद, या पता नहीं चेंज ना हो गया हो पेज। इंटेंजिबल्स की पॉलिसीज आपको करवाई थी। लीजेस, द कंपनी रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ यूज एसेट, पहली एंट्री चेंज में कंपनी रिकॉग्नाइज अ राइट ऑफ एंड रिकॉग्नाइज अ लीज लायबिलिटी एट द commencement date, except for short term lease and low value asset which are expensed out in P&L as a rent expense. The lease liability is initially measured at present value of lease payment, discounted using the interest rate implicit in the, if this rate cannot be really determined, the company uses the incremental borrowing rate. Stock in trade is recorded at lower of cost in NRV, and we are using FIFO नहीं, we are using weighted average. Debtors are maintained at original invoice, debtor value नहीं होते, are maintained at original invoice and less estimated amount of doubtful debts. Bad debts are written off when they become cash, and cash equivalents are carried in balance sheet at cost. Trade and other payables are carried at cost. Taxation, current or deferred, deferred tax. Deferred tax is providing using the balance sheet method. Balance sheet method होता है carrying amount और tax base को compare करें। By difference of carrying amount of assets and liabilities with their DTL are recognized for TTDs and DTA is recognized for DTDs. अब्बू और बेटे का नाम आ गया। Revenue, sale is recorded when a customer obtains control of the goods. ये तो IFRS 15 अभी हम शुरू करने लगे हैं। Borrowing cost, borrowing cost को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, कल वाला सवाल मैंने लेक्चर 103 पार्ट बी, borrowing cost को कैपिटलाइज कर दिया जाता है अगर क्वालिफाइंग एसेट हो। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स इज रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी इन द पीरियड इन विच डिविडेंड्स आर अप्रूव्ड। जाहिर बात है हमारे साल का डिविडेंड आपको पता है अगले साल अप्रूव होता है, इसलिए वो रिकॉर्ड भी कब होता है? दिस इज ऑल कॉल्ड एज, बोलें,
नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये पेपर में क्या कहेगा, पेपर में कहेगा यू मे प्रिपेयर अ नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज टेकिंग नेसेसरी assumptions। फिर क्या करेंगे आप, आपकी मर्जी है, एज्यूम कर लें FIFO यूज हो रहा है वेटेड एवरेज। टेकिंग नेसेसरी assumptions, आपका दिल चाह रहा है तो आप जो है वो लिखाएंगे, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, आपका दिल चाह रहा है WDV लिखाएंगे। टेकिंग नेसेसरी assumptions पेपर में सवाल आ सकता है कि आप इसको सॉल्व करो अकाउंटिंग पॉलिसीज को टेकिंग नेसेसरी, और अगर नेसेसरी assumptions नहीं लेनी होगी तो फिर ये डाटा सारा सवाल में देगा इस तरह का, और हम उठा के कॉपी पेस्ट फिर करेंगे। और अगर डाटा ना दे और फिर कह दे assumptions लेते हुए थोड़ी सी 2-3 पॉलिसीज मुझे बना के दे दो, नाम भी दे सकता है, पीपीई की, इंटेंजिबल की और डेटर की पॉलिसी बना के दे दो। नाम ना दे, नाम दिए बगैर कहे 3-4 आइटम्स की पॉलिसी बना के दे दो, तो पीपी, इंटेंजिबल, डेटर, टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स की पॉलिसीज बना के देगा। तो इसको याद ना करें, लेकिन 1-2 दिन ना बार बार पढ़ते रहें, इसको पढ़ते रहें ताकि कुछ 2-4-6 चीज़ें याद रह जाएं। सारे आपके जहन में हैं लेकिन ऑब्वियसली कभी लिखी नहीं ज़िंदगी में, तो फिर लिखना मुश्किल होगी अगर पेपर में आ गई। तो 1-2-3 सफ़े ही बनते हैं, 1.5 सफ़ा बनता है बल्कि, तो इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लीजिएगा तसल्ली से। अच्छा 1 मिनट वो देख लो नेस्ले में। भाईजान ये पास पेपर के सवालों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अगर आप देखें बड़ी अजीब है। पास पेपर 1 की रिक्वायरमेंट मैंने खोली हुई है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 30/15 अलॉन्ग विद द रेलेवेंट शोइंग ऑल पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ये समझ आया? नोट्स ऑन अकाउंटिंग, वो जो अभी मैंने आपको लंबे से दिखाए हैं वो नहीं चाहिए, लेकिन नोट्स तो चाहिए ना। अगर नोट्स ऑन पॉलिसीज नहीं चाहिए तो माय डियर आपको फिर कौन से नोट्स चाहिए ये बताओ। अगर तुम्हें नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए, अगर तुम्हें नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए तो तुम्हें कौन से नोट चाहिए? कहते हैं और बड़े नोट हैं, बैलेंस शीट के आइटम के नोट बनाओ, P&L के आइटम के नोट बनाओ, इतने ज्यादा नोट हैं, सारे बनाओ आप। मैंने सिर्फ क्या कहा है, कौन से नोट ना बनाओ? अकाउंटिंग पॉलिसीज की अंग्रेजियां नहीं लिखनी है आपने। ओके जी मोहतरम। कन्वेंशन वाला अगर डाटा अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो कन्वेंशन वाला भी। अच्छा ये एक पास पेपर का क्वेश्चन 2 था। बनाना लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हैज इट्स ऑफिस इन कराची एंड फर्टिलाइजर्स का काम कर रही है। ये आपको क्या लग रहा है? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो ये एक डेडलाइन अगर कॉपी एज इट इज कर देंगे, ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे इसकी? लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ। लेकिन इस सवाल में स्टिल वही लाइन लिखी होनी चाहिए, नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर। तो बार बार सवालों में ये कह रहे हैं नोट्स तो चाहिए। नोट्स डिस्क्लोजर्स एक ही चीज होते हैं, नोट डिस्क्लोजर एक ही चीज होते हैं। नोट या डिस्क्लोजर तो चाहिए, लेकिन कौन से नहीं चाहिए? अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो पेज 288, वो जो अंग्रेजी लिखनी है ना, अंग्रेजी नहीं लिखनी। हाँ जी, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, अब कितना ध्यान रखे बंदा। तरतीब आमतौर पे बैलेंस शीट में जो नोट्स की तरतीब होती है उसी तरतीब पे रहती हैं चीजें। पता नहीं यार आप लोगों ने सवाल किया है या नहीं किया। पास योर क्वेश्चन 10। यार ये बहुत नुकसान कर रहा है, तो आगे तुझे पता नहीं आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या हमने करना है। कितने लोगों ने किया? हाथ खड़ा करें। 103 पार्ट बी, तो लास्ट टाइम का लेक्चर था। कितने लोग आज कर लेंगे यार? कर लें यार, नहीं टाइम मिलना। आज IFRS 15 का दिन है, आज तो शायद हो जाए, लेकिन आज के बाद फिर नहीं हो सकेगा। नहीं बताया गया? अगर सवाल में ये नहीं लिखा हुआ, इनका सवाल सुने। सवाल ये है कि अगर सवाल में नहीं लिखा हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसीज का नोट नहीं चाहिए तो क्या करें बताएं? फिर ना बनाएं। फिर वाज़े तौर पे अगर लिखेगा तो बनाएंगे, अगर ये लाइन ना लिखी हो तो ना बनाया करें। अगला सवाल, वो सवाल पास पेपर का क्वेश्चन 4 हम कर रहे थे। पास पेपर क्वेश्चन 4 निकालें। पास पेपर का क्वेश्चन 4 2 दिन पहले किया था। मेरा आपसे सवाल है एक, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रायल देख के पता चल रहा है ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग? ना यार ऐसे ना कर यार,
कमर एडेप्शन का बैलेंस पता चल रहा है ट्रायल देख के, ओपनिंग है या क्लोजिंग? नहीं पता चल रहा ना। अब कोई अजम्पशन नहीं लेनी, कोई अजम्पशन नहीं लेनी क्योंकि हो सकता है कमर एडेप्शन की क्रेडिट साइड, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट के एतबार से बातें करने लगा हूं। अब कमर एडेप्शन की एंट्री बताएं, डेप्शन डेबिट, कमर एडेप्शन क्रेडिट। ये देख के ना आप अंदाजा नहीं लगा सकते डेप्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं। अगर एक बंदा कहता है डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो आर्ग्यूमेंट ये देगा मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट नजर नहीं आ रहा, इसलिए डेप्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरा बंदा उसको जवाब देगा भाईजान डेप्शन एक्सपेंस नजर नहीं आता, वो सेलिंग एडमिन में छुपा होता है। तो दूसरा बंदा ये आर्ग्यूमेंट देगा कि सेलिंग एडमिन में छुपा हुआ इसलिए रिकॉर्ड हो गई है। पहला बंदा ये कह रहा होगा मुझे डेप्शन फेस पे नजर नहीं आ रही, इसलिए मुझे तो लग रहा है रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरा बंदा जवाब दे देगा नहीं एडमिन सेलिंग में छुपी हुई है। अब ये जो लड़ाई है इसका हल होती है अदर इंफॉर्मेशन। अगर अदर इंफॉर्मेशन रेट दे रही है तो फिर इसीलिए दे रही है कि हम डेप्रिसिएशन निकाल लें। तो अदर इंफॉर्मेशन में जाके देखें क्या गिवन है, रेट्स लाइफ गिवन है। तो इसका मतलब है फिर कमर एडेप्शन का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ये फिर यकम जुलाई 14 का बैलेंस है। इस बात को रोकनी है नहीं यहाँ पे, इस बात को रोकना नहीं यहाँ पे, इस बात को चलने दें। डीटीएल का अकाउंट नजर आ रहा होगा, हाँ हाँ एल है, डीटीएल है भाई जान, ये नहीं है, लाइबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है। डीटीएल का अकाउंट नजर आ रहा होगा आपको। ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है, ये एक मसला है। इसका जवाब भी यही है। इसका जवाब वैसे एक और भी है। अगर कोई बंदा आर्गुमेंट लेके इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, आपने कहा यार क्यों नहीं है क्लोजिंग बैलेंस, उसने कहा डीटीई किसी में मर्ज होकर नहीं पड़ा होता, डीटीई फेस पे मुझे डेबिट पे नजर नहीं आ रहा। ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि डीटीई मुझे डेबिट साइड पे कहीं नजर नहीं आ रहा। डीटीई याद रखिएगा किसी चीज में मर्ज होकर नहीं पड़ा होता, डीटीई किसी में मर्ज होकर नहीं पड़ा होता। डीटीई डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। तो इफ डीटीई डेबिट तो फेस पे नजर आना चाहिए। तो ये भी एक आर्गुमेंट इधर लिया जा सकता है। डेप्शन के बारे में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो सेलिंग एडमिन में छुपी होती है, लेकिन डीटी फेस पे नजर नहीं आ रहा, इसलिए डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट एंट्री इस साल वाली नहीं हुई है। और ये बैलेंस कौन सा है, ब्रॉड डाउन। ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूं 103 पार्ट बी में भी की थी कुछ, तो इसलिए ये बैलेंस कौन सा है, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। डन। दूसरा आर्ग्यूमेंट ज्यादा मजबूत है। अदर इंफॉर्मेशन टैक्स रेट का डेटा दे रही है, जैसे अदर इंफॉर्मेशन का डेटा दे रही थी ना डेप्शन का, अदर इंफॉर्मेशन टैक्स रेट वगैरह का डेटा दे रही है। तो इससे इंप्लाइड है कि अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स का बैलेंस निकालना पड़ेगा। डन। अगला एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि ये करंट टैक्स पेएबल जो 2000 का नजर आ रहा है, ये करंट टैक्स पेएबल इस साल का है। तो इसका जवाब भी नो है। फेस पे सीटीई नजर नहीं आ रहा, डबल एंट्री होती है सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट। तो कुछ डबल एंट्रीज ऐसी होती हैं अपने दोनों असरात ट्रायल के मुंह पे छोड़ जाती हैं। डेप्रिसिएशन अपना डेबिट का असर नहीं छोड़ती मुंह पे क्योंकि वो सेलिंग एडमिन में छुप जाती है कहीं जाके। लेकिन अगर ये इस साल का सीटीपी होता तो सीटीई भी तो डेबिट में नजर आ रहा होता। तो जब सीटीई डेबिट में नहीं नजर आ रहा तो अदर इंफॉर्मेशन ने जाके वैसे भी बता दिया था कि ये 7000 और 5000 वाला डिफरेंस है। अदर इंफॉर्मेशन से भी पता चल गया था और फेस से हमें थोड़ा सा वैसे ही शक गुजर गया था। फेस से क्यों शक गुजरा था, इस साल का पेएबल क्यों नहीं है। अगर इस साल का पेएबल ये होता तो पेएबल क्रेडिट होता तो डेबिट भी तो कुछ होता। तो डेबिट क्या होता, सीटीई। वो सीटीई तो हमें डेबिट नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये कोई पेएबल ओपनिंग टाइप है या इस साल क्रिएट हुआ है। अगर नजर आ रहा है खाली ओपनिंग टाइप है या इस साल क्रिएट हुआ है। अगर इस साल क्रिएट हुआ होता तो अपना डेबिट छोड़ता, डेबिट तो इसने फेंका नहीं अपना ट्रायल में, तो इसलिए ये कोई सीटीपी को ओपनिंग पेएबल है शायद। और नीचे जाके कंफर्म भी हो गया था कि ये ओपनिंग पेएबल है। और इस साल का पेएबल निकालने का डेटा भी दिया हुआ था, अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सीड दैट। ये कहानी क्यों दे रहा था, इस साल का सीटीपी निकालने के लिए डेटा दे रहा था। तो आई होप काफी आपको डिस्कशन का फायदा हुआ होगा। अच्छा, ये जो सवाल होते हैं ना भाईजान, इनमें कोई और ही लाइन लिखी होती है। ये रेक्टिफिकेशन के सवाल हैं, ये डिस्क्लोजर के नहीं है। इनमें लाइन लिखी होती है नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। सिरे से नोट्स ही नहीं चाहिए। नोट्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी दूर की बात, सिरे से नोट्स ही नहीं चाहिए का मतलब क्या है, ये सारे नहीं चाहिए, ये सारा नहीं चाहिए। डन।
नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं चाहिए या सिरे से नोट्स ही नहीं चाहिए? अब जो सारे सवाल सॉल्व होंगे उसमें क्या होंगी? वर्किंग्स, सिर्फ क्या होंगी? वर्किंग्स। अब ये नेवर एंडिंग स्टोरी है भाई, फाइनल अकाउंट पे इसी तरह मैं बातें बताता रहूँ तो पूरी क्लास गुजर जानी है। कल की क्लास में 15-20 मिनट शुरू में लगा लेंगे, बस खत्म। कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स हमारी रहती है, उसमें मैंने कहा था उसका एक सवाल आपको करवाऊंगा, वो कल करेंगे। अब वेबसाइट का अदर इन्फॉर्मेशन में रेट दे दे और ये ना बताए चार्ज हुई है या नहीं, इसी वजह से रेट गिवाने के चार्ज करें। क्या कोई ना कोई फिर ऐसी बात करेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 शुरू करें, देखी जाएंगी। लेक्चर 1 से 3 पार्ट भी तो लिया नहीं तूने, कल नहीं लेना, कल नहीं, आज पहला दिन है IFRS 15 का, कल से तो फिर IFRS 15 को पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको। ये पूरी स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? वो बर्गर आ जाएगा। भाई नोट्स बांटो, वीडियो पॉज कर दो। चलो शुरू करो यार, शुरू करो। सवाल पढ़ें जी। पहला मैंने नोट्स में भी डाल दिया है और इधर भी है। ऑन भाई ये नजर आ रहा है, उधर से देख। ऑन 20 जनवरी 2022, ऑन इसका फॉन्ट साइज कल फिर बड़ा करना पड़ेगा। ऑन 20 जनवरी 2022 you went to McDonald's and ordered a fish burger, fries and a bottle. These items are normally sold at following prices. Normally ये इन prices पे बेचे जाते हैं। बर्गर बेचा जाता है 400 पे, फ्राइज बेचे जाते हैं 100 पे, और बोतल तो आप सादा वाली पीते हैं, बोतल बेची जाती है कितने पे? 80 पे। Due to promotional package, the lump sum price charged is ₹450 only. PDF में आप नोट्स खोल सकते हैं अपने, ये मैं आपसे शेयर करूंगा स्लाइड। Due to promotional package, the lump sum price charged to you is rupees। वैसे टोटल वैसे कितना था यार? 400 जमा 100 जमा 80, 580। लेकिन प्रोमोशनल पैकेज की वजह से कितने का बेचा आपको? 5.5 जनरल एंट्री फॉर दिस सेल इन द बुक्स ऑफ मैकडोनल्ड्स। तो मैकडोनल्ड्स की बुक में आपने इस सेल की क्या करनी है भाईजान?
जर्नल एंट्री करनी है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आर यू सेलिंग, आर यू सेलिंग, व्हाट आर यू सेलिंग, व्हाट आर यू सेलिंग, सेलिंग वन प्रोडक्ट और मोर, मोर, एट व्हाट प्राइस, 450, excellent, 450, at what price, 450, price of each product, ना 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 ना, प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट तो 400, 100 और 80 होगी, वो तो टोटल 580 हो गया। तो प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट तो फटा पड़ गया ना। तो प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट 450। इस तरह ना कहिएगा, असल में टैक्स पढ़े हुए वाले बच्चे कहते हैं हमें इनपुट को आउटपुट सेल में पोर्शन करना आता है। तो वो हम इसको पकड़ेंगे 450 को, इनपुट को पकड़ेंगे और इन सेल पे पोर्शन कर देंगे। जैसे टैक्स वाले पता नहीं कहते हैं टैक्सेबल जीरो एग्जाम टोटल करके और इस पे पोर्शन। तो इसलिए छोड़ो, इस तरह की बातें ना करो। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट पता है या निकालनी पड़ेगी? व्हेन सोल्ड, कब बेचा, बोलें जी कब बेचा? 20 जनवरी को डिलीवर कर दिया, डिलीवर कर दिया। तो अच्छा जी, क्या सवाल थे? पहला सवाल क्या था? हैव यू सोल्ड इट? बिल्कुल बेच दिया। अगला सवाल, क्या बेचा है? 3 चीजें बेची हैं। तीसरा सवाल, प्राइस क्या है? 580 नहीं भाई, ड्यू टू प्रमोशनल पैकेज द लमसम प्राइस इज 450। तो कितने का बेचा? 450 का बेचा। अगला सवाल, हर एक की प्राइस पता नहीं चल रही। और अगला सवाल, तो अब आप अपने रजिस्टर पे लिखें 450 इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन प्राइस, 450 इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन प्राइस। रजिस्टर पे लिखें 450 इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन प्राइस। टेक्निकल लफ्ज लिखते जाइएगा। दूसरा लफ्ज लिखें, there are 3 performance obligations, there are 3 performance obligations। कौन कौन सी लिखें? बर्गर, फ्राइज और बॉटल। 3 वादे उर्दू में लिख लें। there are 3 वादे, 3 वादे हैं। there are 3 performance obligations, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा there are 3 separate performance ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के लिए हम वादे का लफ्ज यूज किया करेंगे या पीओ का, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। जी 450 का नाम बताएं, ट्रांजैक्शन प्राइस, और उसका नाम बताएं क्या कहते हैं, सेपरेट परफॉर्मेंस। और तीसरा लफ्ज जरा मेरे से गौर से सुनिएगा, स्टैंड अलोन। अगर अकेला खड़ा हो जाए तो बर्गर कितने का बिकता है? 400 का। अकेले फ्राइज हो तो 100 के, और बोतल हो तो स्टैंड अलोन। अकेले खड़े हो जाए तो कितने के बिकेंगे? तो लिखें स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बर्गर इज 400। तीसरा लफ्ज समझ आया आपको? स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ बर्गर इज 400, फ्राइज इज 100 एंड बॉटल इज 80। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ बर्गर इज 400, फ्राइज इज 100 एंड बॉटल इज 80। स्टैंड अलोन, अगर ये अकेले खड़े हो। अच्छा, अब हमें रेवेन्यू, अच्छा अब बताएं रेवेन्यू, ये एंट्री सही है? कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। रेवेन्यू तोड़ के बुक करना पड़ेगा। अब एक बड़ी सी लाइन हाईलाइट करके लिखनी है, when there are more than 1 POs, when there are more than 1 POs, जब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो। क्या क्या है? बर्गर अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, फ्राइज अलग है। अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी ना करें आप फौरन बोलते हैं फ्राइज नहीं आए। अब तो वो तो बर्गर और बोतल ला रहा हो, आप तो उधर टेबल पे बैठ के दूर से देख रहे होते हैं, यार उसके दाएं हाथ में बर्गर है, में बोतल है, यार आनते दे। अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ना करें तो आप फौरन पकड़ लेते हैं उसको। हाँ, क्या लिखवाया मैंने? When there are more than 1 POs, break the revenue amongst all POs. Break the revenue, revenue को तोड़ना पड़ेगा। When there are more than 1 POs, break the revenue amongst these. तो revenue को इसमें तोड़ना पड़ेगा।
ढूंढना पड़ेगा ना, जारी बात है, और क्या करें। अच्छा जी, आप बताएं वर्किंग सी कोई करवा दें, शायद हो ही जाए आपसे। अच्छा यार, वर्किंग में ना पहला कॉलम हम डाला करेंगे स्टैंड अलोन प्राइस। पहला कॉलम क्या डाला करेंगे? स्टैंड अलोन प्राइस। फिलहाल फेयर वैल्यू समझ ले बेशक। अगर अकेले बर्गर खड़ा होता, अच्छा एक दफा बात तसल्ली से सुन लें, ये पावर पॉइंट्स की प्रेजेंटेशन भी अपलोड हुआ करेगी और साथ जो मैंने नोट्स दिए हैं वो भी अपलोड हुआ करेंगे। ऑनलाइन वाले साथ नोट्स भी खोल सकते हैं, फिजिकल वालों को तो बांट दिए हैं फिजिकली, ऑनलाइन वाले साथ नोट्स खोल सकते हैं जो लेक्चर के होते हैं। अच्छा जी, बर्गर स्टैंड अलोन कितने का? फ्राइज स्टैंड अलोन 100, बॉटल स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन प्राइसेस का टोटल 580। भाईजान यहां पे ना आपने ट्रांजैक्शन प्राइस लिखा करनी है, ये जरा याद रख लें। यहां क्या लिखनी है? ट्रांजैक्शन प्राइस। डन। अच्छा अब इसकी एलोकेशन कर दें कि 450 की प्राइस को सब पे क्या कर दें? तकसीम कर दें। कैसे करेंगे यार? ये मैं बार बार नहीं किया करूंगा, आज कर रहा हूं, बस कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेटर पे ही करनी होती है जी। 450 को पकड़ो, जैसे मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। अब मैं तो 450 को पकड़ूंगा, डिवाइड करूंगा 580 से और मल्टीप्लाइड बाय 400, 310। अच्छा ये जो फिजिकल वाले हैं ना, नोट्स को बेशक नजर मार लीजिएगा, कोई सॉल्यूशन में एरर हुई तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि पहली दफा मैं ये दे रहा हूँ नोट्स, लेक्चर नोट्स आपको पता है किताब में इसके अवेलेबल नहीं है, तो कोई एरर हुई तो साथ आते रहिएगा। प्लस माइनस की 580 ज़रबे 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 कितना आ गया? 78। 450 डिवाइडेड बाय ज़रब 80 इज इक्वल टू 62। ऐसी में टेक्स्ट पढ़ने वालों को एक बात बताने लगा हूँ भाईजान, यहाँ आप इनपुट लिखते थे, इससे डिवाइड करते टोटल से, इससे मल्टीप्लाई करते थे इस सेल से, तो ये जवाब आ जाता था। बहरहाल छोड़ें। तो हमने किसको किस बेसिस पे तकसीम कर दिया, अगर आप ये फिक्रा सही बोल गए तो आप कामयाब हैं। किसको किस बेसिस पे तकसीम कर दिया? हाँ, ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस की बेस पे हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में तकसीम कर दिया। दोबारा बोलें ये फिक्रा, ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में तकसीम कर दिया। एंट्री बता दें भाईजान, 22 जनवरी 20 जनवरी 20 जनवरी को एंट्री क्या करेंगे मैकडॉनल्ड्स वाले? ये स्टैंडर्ड ना सेलर के लिए, बायर के लिए? मेरे लिए नहीं है, जो मैंने खरीद रहा हूं बर्गर, मेरी बात नहीं होगी। कैश डेबिट, सेल बर्गर, सेल फ्राइज और सेल बॉटल। कैश कितना आया जी? 60। असल में डिस्काउंट शायद आप दे रहे थे ना उसको, तो ये डिस्काउंट आपने फिर तीनों में तकसीम कर दिया। ऐसा ही है ना, 580 की चीज़ आपने उसे 450 की बेची है, तो डिस्काउंट तीनों में क्या कर दिया? तकसीम कर दिया। एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, इन तीनों का नाम भाई पूछ रहे हैं, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन इसके नाम की जरूरत नहीं। डन। चलें आगे, चलें आगे। हाँ किसी नहीं 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 नहीं, इस तरह ना किया करो। भाईजान इधर आए। भाई ये तो हमने अपनी देसी इंग्लिश में लिखा है ना, लेकिन स्टैंडर्ड की इंग्लिश, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द, कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न जरूरी नहीं होता। बर्गर, फ्राइज और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इसका हमने आसान इंग्लिश में क्या लिखा है? और ये सेलिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट भी है तेरा या नहीं? अगला सादा सवाल क्या था? व्हाट आर
यूज सेलिंग, 3 चीजें। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस। तीसरा सवाल हमारा क्या था? एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे डील तय हुई थी? 450 पे, एट व्हाट प्राइस। लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 450। अच्छा, अगली चीज, ये अब आपके पास नोट्स में नहीं है, ये स्लाइड ही है, ये बुक में भी है, वो मैं बता दूंगा, बुक के पेज नंबर 1 पे होगी। इस तरह स्लाइड नहीं बनी होगी, ये वाली चीजें होंगी। प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस, ये हमें पता नहीं थी। क्या किया? एलोकेट द टीपी, एलोकेट द टीपी। टीपी पता है कितनी है? 450। व्हेन सोल्ड, record revenue when an entity satisfies a performance obligation। मुझे बताएं भाईजान, हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई किया? 20 जनवरी को। तो मैंने फिर रेवेन्यू भी कब रिकॉर्ड किया? आपको पता है रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब चीजें डिलीवर हो जाती हैं या ट्रांसफर हो जाती हैं। डन, क्लियर, एनी क्वेश्चन? चलें जी, स्लाइड नंबर 4, पहली तो वो हेडिंग वाली थी ना। चलें जी, मोबाइल पहले नहीं बना हुआ था ना, मैंने बना दिया मोबाइल। जल्दी जल्दी जल्दी, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, जल्दी। 2 मिनट में सवाल सॉल्व करने हैं, ये फाइनल अकाउंट जैसे सवाल नहीं है। यार एक फिगर को ना 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? एक फिगर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्राई करें। आप ऐसा करें, स्टैंड अलोन प्राइसेस निकाल दें, एलोकेशन मैं करा देता हूं। स्टैंड अलोन प्राइसेस जरा निकालें। भाईजान क्या बिक रहा है? मोबाइल। और क्या बिक रहा है? ऑन नेट कॉल्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ऑन नेट, तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? 2। पहला सवाल क्या? आर यू सेलिंग? यस। व्हाट आर यू सेलिंग? एट व्हाट प्राइस? एट व्हाट प्राइस का जवाब अल्लाह करे कोई दे दे। एक्सेलेंट। एट व्हाट प्राइस का मतलब बताएं? 30,000। एट व्हाट प्राइस? 30,000। पढ़ें जी। ऑन यकम अगस्त 22, साल खत्म होने से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पहले। ऑन यकम अगस्त 22, यूफोन announced a new promotional package for its customers. The package comprises of a mobile phone and 1 year unlimited, सिर्फ 1 साल का दिया हमने। तो यूफोन ने कहा भाईजान मोबाइल भी हम बेचते हैं और 1 साल की ऑन नेट कॉल्स भी हम बेचते हैं। पैकेज प्राइसेस, पैकेज क्या मतलब? जो हमें बना के उसने प्राइस दी। मुझे बताएं कस्टमर से कितने लेगा? पहली लाइन पढ़ के, ये वाली। पैकेज प्राइसेस 30,000, ये 30,000 दोनों की है। 1 ईयर पेएबल भी इसमें शामिल है और एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पैकेज इज 30,000 फॉर 1 ईयर, पैकेज इज 30,000 फॉर, और ऑफर भी कितने से किया? सिर्फ 1 ईयर। पैकेज इज 30,000 और अमाउंट का पेएबल है। प्राइस इज पेएबल एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन। प्राइस का पेएबल एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोबाइल फोन हैज अ रिटेल वैल्यू ऑफ 25,000 इफ सोल्ड सेपरेटली। ये क्या मतलब है? स्टैंड अलोन प्राइस इफ सोल्ड सेपरेटली। अगर अकेला मोबाइल बेचा जाता तो 25 का बिकता, और अगर मंथली अनलिमिटेड बेची जाती अकेली तो वो कितने की बिकती? 1100 की। आप बताएं जी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है? 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। नंबर 1 मोबाइल और नंबर 2 ऑन नेट कॉल्स। ये मैंने इंग्लिश उठाई हुई है, जो लेटेस्ट इनका पास पेपर का सवाल आया उससे।
ये उससे पिछला था, कौन सा है भाई? लेटेस्ट से पिछला है, लेटेस्ट से पिछला आया था ना मोबाइलों वाला ये सवाल। स्टैंड अलोन प्राइस और हाँ लेटेस्ट स्टैंड वाला अगला है, एलोकेटेड प्राइस। अच्छा भाईजान, मोबाइल कितने का बेचा जाता है बाजार में? अकेला स्टैंड अलोन का क्या मतलब? अकेला खड़ा हो जाए तो मोबाइल कितने का बिकेगा? 25,000 का। भाईजान ये 1100 पर मंथ है और हमने कितने अरसे का पैकेज दिया है? 1 साल का अनलिमिटेड कॉल्स का। तो फिगर्स तो फिर मैच होनी चाहिए ना, ऑन नेट कॉल्स जी। 1100 ज़रब 12, 13,000 38। भाईजान मैंने 38,200 का कोई नाम नहीं रखा, इनका नाम है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। इनका नाम क्या है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। आप बता दें मुझे, चाहिए ब्लू मार्कर से क्या ट्रांजैक्शन कितने पे हो रही है? वो ना कस्टमर और सेलर की डील देखते हैं कितने पे हुई। पैकेज प्राइस इज 30,000 फॉर 1 ईयर पैकेज के लिए, फॉर 1 ईयर पैकेज के लिए। और पेएबल कब है? एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टार्ट शूट को छोड़ें, मुझे बताएं इस वक्त प्राइस किस पे डील हुई है? कैलकुलेटर पकड़ें, 30,000 डिवाइडेड बाय 38, 200 मल्टीप्लाइड बाय 25,000, 1963, 30,000 डिवाइड बाय 38,200 मल्टीप्लाइड बाय 13,200, 10 10 डन। जी बिल्कुल, इसका नाम होगा ट्रांजैक्शन प्राइस और इसकी एलोकेशन कर। यार ये गुड्स और सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने लगी, गुड्स और सर्विसेज का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? असल में गुड्स का रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होता है जब आप डिलीवर करें, और सर्विसेज का रेवेन्यू भी तब रिकॉर्ड होता है जब सर्विसेज ट्रांसफर करें, रेंडर करें। गुड्स इकट्ठी बेची जाती हैं एकदम, और सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता। अब्बू बेटे को मोटरसाइकिल फौरन लेके दे सकते हैं, अब्बू बेटे को मैट्रिक फौरन नहीं करा सकते कि अब्बू के पास कोई जादुई ताकत है, अब्बू बच्चे को मैट्रिक करवा दें। मैट्रिक करवाने के लिए 10 साल लगेंगे। यूफोन वाले हमें मोबाइल फौरन दे सकते हैं, साल की ऑन नेट कॉल्स फौरन नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरे भाई जो गुड्स की सेल है वो रिकॉर्ड होती है फौरन जब डिलीवर हो जाए गुड्स, और सर्विसेज की सेल आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड होती है। सर्विसेज की सेल आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड। लेकिन हमने बड़ा सेफ गेम खेली, हमने पैसे सारे आज ही पकड़ लिए हैं। पेएबल एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सप्लायर बड़ा तेज निकला, पैसे सारे आज ही पकड़ लिए, लेकिन मोबाइल फौरन देगा और सर्विसेज। हिम्मत करके आपने मुझे पहली एंट्री करवानी है, गलत ना करवाइएगा। 1 अगस्त 2022। अरे यार खुदा के लिए इधर ना देखिएगा आप, इतना तो समझ जाए, इधर ना देखिएगा आप। अब खेलना सिर्फ इनसे है, ये देख लो ना यार। अब इधर देखने की जरूरत नहीं है, बस अब इधर देखें। जी हजरात, कैश कितना आया? सारा एडवांस में आ गया। कैश डेबिट एक्सेलेंट 30,000। मोबाइल डिलीवर हो गया होगा, मोबाइल तो 1 अगस्त को ही दे दिया होगा। तो रेवेन्यू मोबाइल 19,634। बाकी का नाम आप रखें लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। क्या नाम रखें? लायबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस। एक और नाम भी होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये पैसे आ गए हैं बट वी आर लायबल टू फुलफिल आवर ऑब्लिगेशन।
वैसे ही स्टैंडर्ड ने इस लाइबिलिटी का नाम रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में पैदा होने वाली लाइबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी नाम रखा हुआ है, लेकिन हम इसका नाम एडवांस ही रखेंगे ब्रैकेट में। कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैदा होने वाली लाइबिलिटी बताएं कितनी है ना। भाई मोबाइल के लिए कैसे लायबल है प्लीज, ये बोंगी किसने मारी है? मोबाइल के लिए लायबल नहीं है। मोबाइल के लिए कैसे लायबल? मोबाइल तो डिलीवर कर दिया यार। लायबल सिर्फ किसके लिए? आप हम 1 अगस्त को खड़े हैं और अगला पूरा साल हमने ऑन नेट सर्विस देने के लिए लायबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 10, तो ये अब हम लायबल फील करेंगे 1 साल के लिए। इसको खंबे प्रोवाइड करने की या खंबों से मिनट? खंबों से मिनट प्रोवाइड करने की, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यार ये लायबिलिटी कभी रेवेन्यू में नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? आहिस्ता आहिस्ता, हर महीने के एंड पे एंट्री करूं या ईयर एंड पे सिर्फ कर दूं? सवाल की रिक्वायरमेंट, वो तो 1 साल की एंट्रीज मांगी है सिर्फ। 31 दिसंबर 22 की, इधर देखे ना, 31 दिसंबर 22 की एंट्री मांगी है ना, तो वो तो आपको पता है कि हमारा भी साल खत्म ही नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन का साल खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर तो एंड हो गया ना। तो कितने महीने का रेवेन्यू इसमें से बुक कर लूं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने की सर्विस दे दी होगी? 5 महीने की। बोले यार मैंने एक बात आपको बता दी है, ऑनलाइन वाले आप परेशान ना हो, नोट्स बिल्कुल सही अपलोड होंगे सारे। इधर कुछ नोट्स जो अभी मैंने बांटे उनमें कोई प्लस माइनस हो गया, वो मैं आपको सही करवा दूंगा एंड पे। आप व्हाइट बोर्ड पे फोकस करें, छोड़े उनका नोट्स। हाँ जी, एंट्री बताएं जी। 31, ये नोट से पता है एंट्री देख के कौन बताते हैं? जो साथ एंट्रीज देख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं, वो बस कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं। अच्छा जी, बोलें। कॉन्ट्रैक्ट एडवांस फ्रॉम कस्टमर था ना, एडवांस को डेबिट कर दे, यानी लाइबिलिटी को डेबिट कर दे। और नहीं, इस रेवेन्यू का नाम रेवेन्यू मोबाइल नहीं होगा, रेवेन्यू सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड। कितना जी? टोटल रेवेन्यू साल का। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई होगी? 5 महीने की ऑननेट कॉल्स उसने कर ली होंगी, तो डिवाइडेड बाय 12 महीने इंटू 5, 4319। डन। ये हमारे साल के एंट्रीज। तो लिखें, जितनी साल के एंड तक सर्विस देंगे उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। जितनी साल के एंड तक सर्विस देंगे उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। फिर एक सवाल और करने हैं या बस खोल के उसका सॉल्यूशन दिखा दूं? नहीं, अगला कॉन्सेप्ट शुरू करें ना, बस अब जान लेंगे इस कॉन्सेप्ट की। चलें कर लें, आप पढ़ लें सवाल एक दफा, अगला सवाल पढ़ लें। क्वेश्चन 3। ओ यार एक मिनट, इधर आओ। वो 5 सवाल नहीं आपने बताए। पहला सवाल क्या था? आर यू सेलिंग? यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वी आर सेलिंग। दूसरा सवाल, क्या बेच रहे हो? तीसरा सवाल, प्राइस ये है भाईजान। चौथा सवाल, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस। पांचवा सवाल, रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। मोबाइल तो गाड़ी की तरह है, अब्बू बेटे को गाड़ी देना चाहे तो मोबाइल तो फौरन दे सकते हैं हम उन्हें, लेकिन ये सर्विस उनको, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फौरन सेटिस्फाई हो गई थी। प्रॉमिस मोबाइल वाला फौरन सेटिस्फाई हो गया था, और सर्विस वाला अभी तक कितने महीने हुआ है? 5 महीने। जी भाईजान, हो गया। ये एक क्या है भाईजान? कार, और दूसरा मेंटेनेंस सर्विसेज, यानी हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो वहां पे बंदे होंगे, हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस पेज पूछ सेट कर देंगे। ऑन 1 नवंबर 2022 होंडा, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट वाली अंग्रेजी है, होंडा सोल्ड अ कार टू इट्स कस्टमर फॉर रुपीज। भाईजान पहले ट्रांजैक्शन प्राइस रुक के बता दें। होंडा सोल्ड अ कार टू कस्टमर फॉर 5,
तो फिर कितने पैसे कस्टमर से लेंगे? 5 मिलियन विद 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस सर्विस। अब बता दें पीओज कितने हैं? सोल्ड अ कार एंड 1 ईयर मेंटेनेंस सर्विस, देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पेमेंट उसी तरह पकड़ लिया हमने, किसमें? एडवांस में। होंडा नॉर्मली सेल कार एंड एनुअल मेंटेनेंस फॉर 4.8 एंड 0.7 मिलियन। तो यार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं नोट्स में जाके। चलें जी, बताएं भाईजान। ट्रांजैक्शन प्राइस अच्छा मुझे नजर आ रहे हैं, इधर नजर नहीं आ रहा। आपको सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा? चलें, ये कुछ चीजें हैं, क्या मसला है, इसको बंद कर देते हैं, लेकिन साथ साथ खोलनी पड़ेगी। चलें, सोल्यूशन किताब में अवेलेबल है, इसमें नोट्स में। आपको जो शो हो रहा है मुझे शो नहीं हो रहा, असल में आप कह रहे हैं कि ये बटन दबा दें। चलें ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं फिर। गाड़ी कितने की है? 5,000 की। और अगर वैसे गाड़ी बेचें तो 4800 की, और सर्विसेज दें तो 700 की। तो बताएं जी इधर कितना लिखेंगे? 5,000 5,000 इधर लिख दिया, इधर 4800, इधर 700। अच्छा, उसके बाद इधर 5500, 4364, 636। ओके। अच्छा, अगली चीज मुझे बता दें कि हमने गाड़ी कब बेची है? 1 नवंबर को। तो मुझे बताएं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने जो सेटिस्फाई की है वो सर्विस वाली कितनी की है और गाड़ी वाली कितनी की है? तो सर्विस वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने कितने महीने सेटिस्फाई की? 2 महीने। तो एंट्री क्या बनेगी? 43। अब एंट्रीज करते हुए भाईजान इसको 4364 बोलें क्या? कैश डेबिट रेवेन्यू फ्रॉम गाड़ी कितना 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 43। गाड़ी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फौरन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी गाड़ी सादा जबान में फौरन डिलीवर हो जाएगी। लेकिन किसके लिए लायबल फील करेंगे? मेंटेनेंस के लिए लायबल फील करेंगे। और साल के एंड पे खड़े होके बताएं कितनी मेंटेनेंस दे देंगे? 2 महीने 106। अगला सवाल निकालें नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 4। जिनके पास नोट्स हैं वो खोल लें, साथ साथ पढ़ें।
यार इस एंगल से भी तो एक दफा बात कर लें। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, कार एंड सर्विस। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, कस्टमर से कितने लेने हैं 5000, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस, और पांचवी चीज रिकॉर्ड रेवेन्यू when or as an entity satisfies the some obligations are satisfied फौरी, जैसे गाड़ी डिलीवर कर दी, and some are satisfied over a period of time। चलें यार, अभी बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, इसकी ना आप सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट हेडिंग है, ये मत पढ़ें, ये जरा पढ़ें सवाल। इसकी हेडिंग्स मैंने आपकी रेफरेंसिंग के लिए दी हैं, स्टेप 3, लेकिन छोड़ें इसको। ऑन 1 जनवरी 2022 टोयोटा सोल्ड XLI कार टू अ कस्टमर। XLI गाड़ी बेची है कस्टमर को। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ₹6000 समझ लें, रुपीज इन थाउजेंड में सवाल कर लेंगे, वुड बी पेड आफ्टर 2 years। डिस्काउंट रेट इज 12%। हमने इंटरेस्ट किस साल की करनी है 22 और 23 की। ये चीज समझ आ रही है आपको? ये देखें, आप ऊपर पढ़ें दोबारा, लीज टाइप चीज है ना, डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, या सऊदी किंग टाइप समझ लें, या फिर चलें ताज़ा बात करते हैं, मजदूरों को पैसे देने थे, इधर हमने लेने हैं पैसे, वैसे उधर मजदूरों को पैसे देने थे 2 साल 10 साल 12 साल बाद। तो अब बता दें जी क्या मसला है। ऑन 1 जनवरी टोयोटा सोल्ड कार टू कस्टमर, डिलीवरी होगी, जो आप अपलोड होगी ना स्लाइड, उसमें ये इसी तरह बना होगा। ऑन 1 जनवरी 22 टोयोटा सोल्ड XLI टू कस्टमर, डिलीवर होगी गाड़ी। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 6 million वुड बी पेड आफ्टर, डिस्काउंट रेट इज पास्ट जनरल एंट्रीज फॉर ईयर एंड 31 दिसंबर 22 एंड 31 दिसंबर 23। अच्छा बताएं यार, सेल को फ्यूचर वैल्यू पे बुक करूं या सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे बुक? सेल को प्रेजेंट वैल्यू। शुरू करें, सादा सा सवाल। डस्टर, अच्छा कई दफा वालिदा पूछती हैं कपड़े धोने वाला साबुन किधर है, आप बजाय के कपड़े धो के दें आप साबुन ला के दे देते हैं। आपने फील तो नहीं किया? नहीं मैंने कर अच्छा चलें जी पढ़ें। हाँ जी भाई, इधर बहुत बड़े बड़े मसले लोगों के पड़े हुए हैं, आपको ये मसला है। अच्छा, डेट, डिस्क्रिप्शन और रुपीज। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की तरह ना कर लें कैलकुलेशन, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की तरह। अच्छा, किस दिन बाइजन सेल हुई? 1 जनवरी 22। अच्छा, 1 जनवरी 22 को डेटर किस पे बुक करना है? प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। याद है इधर ऐसे एक लिखते थे लाइन, किसको डिस्काउंट करना है? 6000 को 2 साल पीछे लाने, 6000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -2, डीकमीशनिंग की तरह कैलकुलेशन 4783 डन। अच्छा जी, 31 दिसंबर 22 को पेमेंट लेने के करीब हो जाएंगे, तो कैरिंग अमाउंट 6000 इंटू 1 रेज़ टू पावर -1, 1 साल और करीब हो जाएंगे पेमेंट लेने के। क्या हो गया?
5357 डन। 31/12/22 इंटरेस्ट इनकम बुक करनी पड़ेगी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है क्योंकि उधर हमने मजदूरों को पैसे देने थे, इधर गाड़ी के पैसे लेने हैं। 574। एक बात याद कीजिएगा, मैंने कहा था 4783 पे 12% भी लगा सकते हैं, ये जरा चेक करें, या फिर 4783 पे 12%। डन। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं। आगे बताएं जी। 31/12/23। अभी मुझे इंटरेस्ट ना निकलवाएं, इंटरेस्ट को बैलेंसिंग निकाल लेंगे। यार मेरा मशवरा है कि 31/12/23 को ना आप डीकमीशनिंग में भी और उधर भी कैरिंग अमाउंट ना लिखा करें, क्योंकि भाईजान कैरिंग अमाउंट जीरो हो जानी है, क्योंकि डेटर पैसे उसे दे जाएगा, तो कैरिंग अमाउंट जीरो हो जानी है। तो 31/12/23 को मेरा मशवरा है कि आप ना कैश डाल दें, कैश डाल दें। 31/12/23 को क्या डाल दें? कैश डाल दें इंस्टेड ऑफ कैरिंग अमाउंट। तो हमारी आदत क्या होती थी, पहले इंटरेस्ट इनकम लिखते थे और चल से चल चलता रहता था। लेकिन अभी क्या करें बोलें? 31/12/23 को मुझे पता है कैरेट डाउन तो कितना आ जाने, क्योंकि डेटर पैसे दे जाएगा। तो बेहतर है कि ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, आप कैश लिख के करें, कैश लिख के करें। अब 6000 फायदा कोई नहीं होगा वैसे, 1.12 रेज़ टू पावर -0। अब पेमेंट के एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए हम, तो ये कैसी वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। तो 6000 इंटू 1 0 नहीं आएगा, कैलकुलेटर पकड़ो, 1.12 रेज़ टू पावर -0 मल्टीप्लाइड बाय 6000, 6000 आ रहे हैं। तो 6000 की पेमेंट हो गई, डेटर हमें पैसे दे जाएगा, बैलेंसिंग 640। लेकिन कोई बच्चा इस 6000 के साथ बता दे प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा। डेटर क्रिएट हुआ, ग्रो हो गया, और अब तो पैसे भी दे गया। तो अब जरा देखें, जीरो आ रहा है जवाब। अब एंट्रीज तो कोई कमाल नहीं। 4783 बताएं। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट डन। 574 की एंट्री, डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम। 643 की डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम, और 6000 की कैश डेबिट। अच्छा बताएं, ये एंट्रीज आपने प्रेजेंट वैल्यू पे सेल बुक करनी है या 6000 पे सेल बुक करनी है? प्रेजेंट वैल्यू। 2022 की एंट्रीज, 1 जनवरी 22। बोलें जी। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? 31/12/22। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना जी? 570। यार एक काम साथ साथ करते जाएं, एक ना और तरीका भी है, उसको साथ साथ लिखते रहे। एक और तरीका भी है, उसको साथ साथ लिखते रहे। अगर आपके वो वर्किंग नहीं करनी पेपर में, कई दफ़ा नहीं टाइम होता, तो ऐसे डायरेक्ट 4783 इंटू 12%। डन। 31/12। यार ये करते रहे साथ साथ काम। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम। भाईजान अभी तक पेमेंट नहीं हुई, इसलिए इंटरेस्ट कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। 4783 पे डेटर क्रिएट हुआ था, बड़ा कितने से? 574 से। इस पे लगाएं जरा, 643 आ रहे हैं। तरीके यार दोनों सीख लें,
दोनों सीख लें, कभी कभी ये तरीका ज़रा हेल्प करेगा, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, तरीके दोनों सीख लें। ये बैलेंस मैंने कैसे निकाला दोबारा देखें। पहले तो डेटर कितना था, तो उसी पे इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर डेटर ग्रो करके बढ़ गया, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो आप बता दें इस पे 12% लगा 643, और 31/12/23 को जरा नजर मारें, डेटर 6000 पे पहुंच गए। इन तीनों को जरा जमा करें, 4783 प्लस 574 प्लस 6000 हो गया डेटर। तो 31/12/23 को कैश डेबिट 6000। हमें तो अगले सवाल में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। एक मिनट यार, कैमरा उधर रख लो, नोट। ले आओ। अगले सवाल में मसला बताएं। ऑन यकम मार्च 2022 टोयोटा सोल्ड XLI कार टू यकम जनवरी नहीं, यकम मार्च। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ₹6 मिलियन वुड बी पेड आफ्टर। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2 सालों बाद कितने पैसे पे करने हैं? 6000। इधर देखो, डिस्काउंट रेट इज, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और ट्रांजैक्शन का ईयर एंड मैच। लीज में बताया था कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के एतबार से बनाया करें, और जर्नल एंट्रीज में फिर मंथ्स को पोर्शन किया कर रहे हैं। लीज में क्या बताया था? हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड के मुताबिक लीज शेड्यूल बनाया करें या लीज के ईयर एंड के मुताबिक? इधर बताएं, ट्रांजैक्शन के ईयर एंड के मुताबिक कैलकुलेशन करूं या हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड के मुताबिक? ये बात सही है? डिलीवरी कब हो रही है? यकम मार्च 22 को। डिलीवरी यकम मार्च 22 को हो रही है, और पैसे यकम मार्च 24 को मिलेंगे, या जो भी हम समझ लें, 28 फरवरी समझ लें, जो भी समझ लें, यकम मार्च 24 समझ लें या 28 फरवरी 24 समझ लें। अब मसला क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड इधर हो रहा है, लेकिन इसका अकाउंटिंग ईयर एंड एक, ट्रांजैक्शन का ईयर एंड इधर हो रहा है, और फिर ट्रांजैक्शन का ईयर एंड। अब वो जो मैंने वर्किंग की है, वो वर्किंग किस एतबार से बनाऊं, हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड्स की डेट डाल के या वो वर्किंग ट्रांजैक्शन के ईयर एंड्स की डेट डाल के? चलें जी शुरू करें। मैं चाहूं तो मैं डेट्स मिटा के बाकी सारी वर्किंग यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ साथ चलें ताकि आपको भी चीजें रिवाइज हों। तो इसलिए ऐसा करते हैं, मिटा देते हैं और सारा दोबारा करते हैं। क्या डिफरेंस है जी? हाँ जी भाईजान, डेट बताएं। यकम मार्च 22। डेटर की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, 6000 इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -2, 4783। अच्छा, अब यकम मार्च 23 लिखना है, वो आपकी मर्जी है। मैं लिख रहा हूं 28 फरवरी 23। कैरिंग अमाउंट 1 साल करीब हो गए पैसे लेने के। 6000 इंटू 1.12 माइनस 1, 5357। तो 28 फरवरी 23 का इंटरेस्ट पूरे इस 1 साल का निकला इंटरेस्ट। उंगली देखिएगा मेरी, इस 1 साल का इंटरेस्ट निकला कितना? 570। अच्छा, कैलकुलेशंस में 4 लिखा हो, 3 लिखा हो या 6 लिखा हो, एक राउंडिंग के डिफरेंस को इग्नोर कर दीजिएगा सॉल्यूशन में अगर कोई होमवर्क में मसला है। अच्छा जी, इसके बाद बोले, वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ 29 फरवरी 24 होती है क्योंकि 24 लीव का साल है, लेकिन चलें खैर है। 28 फरवरी 24 मैंने क्या मशवरा दिया था, आखिरी साल कैश लिख दिया करें या कैरिंग अमाउंट?
मैंने मशवरा ही दिया था, बस आपकी आखिरी साल कैश लिख दिया करें, ज़रा बेहतर है। लेकिन हर साल कैरिंग अमाउंट लिखें, आखिरी साल क्या लिख दें, और अगर डीकमीशनिंग का सवाल हो तब भी आखिरी साल कैश लिख दिया करें। 6000 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस 0, 6000 0 नहीं आता भाई, ये 6000। अच्छा कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी ज़रा 28 फरवरी 24 को बोलें, डेटर पैसे दे जाएगा तो कैरिंग अमाउंट 0। आप बोलें जी 28 फरवरी 24 को, इसको इन दोनों का डिफरेंस 643 बैलेंस है। इसका नाम इंटरेस्ट इनकम। कोई बता सकता है इधर क्या हो रहा था, चीजें डिलीवर, और इधर कैश आ रहा था। इधर क्या हो रहा था, कल एक मैंने और बात करनी है इसलिए बार बार कर रहा हूं, इधर क्या हो रही थी, और इधर। अब एक मसला आया यार, हमारा ईयर एंड 28 फरवरी नहीं है। आप बता दें इस इंटरेस्ट के कितने महीने किस साल में डालें, कितने महीने किस साल में डालें। इसके 10 महीने 2022 में डाल दें, डन। तो चलवाएं जी, यह काम मार्च 22 डेटा डेबिट करें, टाइम जाया करें, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट 4783 31 दिसंबर 22। मसला बताएं 31 दिसंबर 22 को, ये 12 महीने का इंटरेस्ट है, इसमें से कितने महीने हमारे साल के हैं, 10 महीने। डेटा डेबिट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट है 574 12 महीने का, हमें कितने महीने का चाहिए, 478। 31 दिसंबर 23 की एंट्री जरा सही करवा दीजिएगा, 31 दिसंबर 23 की। इसमें 574 का 2/12 लेने वाला भी रहता है, और 643 तो 24 में मिलना है, 24 का बनना है इंटरेस्ट, उसमें से 10 महीने तो 23 के होंगे ना, ये रियलाइज करें ना, ये वाला इन दोनों डेट्स के दरमियान 23 के 10 महीने आ रहे हैं और 24 के सिर्फ 2 महीने आ रहे हैं। तो ये हिम्मत करके फिगर सही निकालनी थी, 643 इंटू 10/12 632। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम। अच्छा इधर वो साथ साथ नीचे ब्रैकेट में ना टोटल लगाइएगा, इधर वो गलत आ जाएंगी चीजें, आपसे फिर काबू नहीं होंगी। जो ब्रैकेट में साथ साथ इंटरेस्ट निकाल रहे थे ना वो, ये समझ नहीं आया। इधर देखो, इधर देखना, ये देखो इतने अरसे का इंटरेस्ट कितना है, इतने अरसे का इंटरेस्ट 570 और इतने अरसे का 643। तो 574 हाँ 643 क्या पूछ रहे हो, नहीं 643 10 महीने का नहीं है, 574 ट्रांजैक्शन के ईयर एंड का इंटरेस्ट है और 643 ट्रांजैक्शन के ईयर एंड का इंटरेस्ट है। 574 का 10/12 हमारे साल का इंटरेस्ट है और 574 का 2/12 अगले साल का इंटरेस्ट है। 643 साबित करें 12 महीने का इंटरेस्ट है, 643 12 महीने का इंटरेस्ट है ना, लेकिन 643 में हमारे साल के 10 महीने का, अगले साल के, और अगले साल 2 महीने इंटरेस्ट बुक होगा, अगले साल तो उसके बाद पैसे ही देगा डेटर। तो अगले साल बुक के कितने महीने होने सिर्फ इंटरेस्ट, 2 महीने।
22 का इंटरेस्ट बुक हो गया, 23 का हो गया। पूछो पूछो सवाल पूछो। इसमें 10 महीने का नहीं आएगा। देखो इधर पेमेंट नहीं हुई। ओ हाँ भाई, ये पता क्या समझ रहे हैं, ये वही जो मैं बात कर रहा था, ये भाई समझ रहे हैं कि मैं साथ साथ ना इंटरेस्ट इधर लगा रहा हूं 4783 इंटू 12, ये समझ रहे हैं मैं वो कर रहा हूं। मैं एक मिनट, वो इधर ना कीजिएगा जो मैंने पहले किया, वो इधर नहीं हो सकता, वो इधर होगा तो आपसे गेम आउट हो जाएगी, आपके काबू नहीं आएगी गेम। वो काम इधर ना कीजिएगा क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड और ट्रांजैक्शन ईयर एंड डिफरेंट है। तो साथ साथ इंटरेस्ट अगर इधर निकालेंगे तो बात काबू से निकल जाएगी। हाँ, पिछले में अकाउंटिंग ईयर एंड और ट्रांजैक्शन ईयर एंड क्या था, सेम था, इसलिए मैं साथ साथ इंटरेस्ट निकाल सकता था। अभी मैनुअल तरीके से, ये होता है एक ऑटोमेटिक टाइप तरीका, अभी मैनुअल तरीके से साथ साथ इंटरेस्ट ना निकालो, वो रिस्की हो जाएगा। ये इंटरेस्ट नहीं निकाला जा रहा, ये निकले हुए इंटरेस्ट को उसके रेलेवेंट साल में डाला जा रहा है। रेट नहीं लगाने, रेट यहां लगाना रिस्की हो जाएगा क्योंकि किसका ईयर डिफरेंट है, अकाउंटिंग का ईयर एंड डिफरेंट है और ट्रांजैक्शन का ईयर एंड डिफरेंट है। साथ साथ आप शायद, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ शायद सोल्यूशन देख रहे हो, सोल्यूशन देखने की कोशिश मत करो। क्लियर जी? अब भाई आपको पता चल गया 574 में से कितने महीने हमारे साल के होंगे, 10/12, और 574 के 2/12 अगले साल के, और 643 के 10 महीने, और आखिरी साल बता दें 31 दिसंबर 24 पे तो जाने की जरूरत नहीं, 28 फरवरी 24, क्या 28 फरवरी 24 बोले, डेटा डेबिट जी, इसका 10/12 हो गया, इसका सिर्फ कितना करने वाला रह गया, 2/12, 100, और आखिरी एंट्री बताएं, कैश डेबिट 6,000, क्या नहीं अलग अलग करो। अच्छा, अब यहां टेबल से डायरेक्ट देख के एंट्रीज क्यों नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि टेबल ट्रांजैक्शन ईयर एंड के एतबार से बना हुआ है और एंट्रीज अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से करें। चलें जी, हमारा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे सॉल्यूशन देखें, नोट्स में मत देखें, सॉल्यूशन कह रहा हूं, क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, कल से मैं फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर दूंगा ये। अच्छा, हो गया, क्या करना है, आ रहे आ जाने। डिलीवरी कब हो रही है, डिलीवरी कब हो रही है, 1 जनवरी। तोड़े तोड़े करके पैसे आ रहे हैं या इकट्ठे, और भाई लीज पड़ी हुई है, 3,000 को इधर ले आएंगे और 4,000 को इधर ले आएंगे, लीज पड़ी हुई है। इसका सॉल्यूशन मत देखें यार, सॉल्यूशन मैं इसी पैटर्न पे अपलोड करूंगा जिस पैटर्न में मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन है, अगर व्हाइट बोर्ड में इनकंसिस्टेंसी हुई तो ऑनलाइन के लिए तो वैसे ही सही होगा, आपके लिए भी मैं सही वाला कर दूंगा।
तो सोल्यूशन मत देखें, साथ साथ कॉन्सेप्ट समझें। हाँ जी भाईजान, लीज पड़ी भी है, 3000 को अलग से डिस्काउंट कर सकते हैं, 4000 को अलग से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी पैटर्न पे फॉलो करूंगा, मुझे ये पैटर्न ज्यादा बेहतर लग रहा है, इसी पैटर्न पे चलते हैं। और इस पैटर्न में आप साथ साथ पेमेंट डलवा दीजिएगा, साथ साथ ईयर एंड पे पेमेंट डाले, साथ साथ पेमेंट डाले। फट जा डस्टर, ये टेबल आपसे बन जाए ना तो कमाल ही हो जाए। बताएं जी, बताएं। डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीस, 1 जनवरी 22। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, इस टेबल के ऊपर ही रहें, जिससे आप कंफर्टेबल रहेंगे। डेटर की फिगर, पीवी रिकॉर्ड करें, डेटर की पीवी हिम्मत करें, मैनुअली निकालनी पड़ेगी 2 फिगर्स को करके। बोलें जी। 3000 को 1 साल पीछे बुला लें। 3000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस प्लस 4000 इंटू 1.12 है, 12% रेट है, रेज़ टू पावर माइनस 5867। ओके, सॉल्यूशन नहीं देखना, साथ साथ सॉल्यूशन मैं इसी पैटर्न पे अपलोड करूंगा। 5867। आगे चलें जी। 31/12। हा माय डियर, इधर आप कैरिंग अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कोई वजह बता दे। इधर कैरिंग अमाउंट डायरेक्ट नहीं आ सकती, वजह बताएं। साथ साथ क्या आ रहा है? अब कैश का इफेक्ट लिए बगैर कैरिंग अमाउंट आ नहीं सकती। सजेशन दें, कैसे निकाल लूं? इंटरेस्ट निकाल लूं पहले या कैरिंग अमाउंट? इंटरेस्ट निकाल लूं, कैरिंग अमाउंट निकाल लें? और भाई 3 चीजें आनी है, इंटरेस्ट भी आने, कैश भी आने, कैरिंग अमाउंट भी आनी है। इंटरेस्ट भी आने, कैरिंग अमाउंट भी आनी है, और पहले क्या आना है? पहले इंटरेस्ट, फिर कैश, फिर कैरिंग अमाउंट। आप बता दें मैं क्या पहले लिखूं, इंटरेस्ट कैश या सॉरी इंटरेस्ट कैश या कैरिंग अमाउंट? क्या लिखूं? इंटरेस्ट। चलें जी, इंटरेस्ट इनकम 31 दिसंबर 22। भाईजान मैनुअल तरीके से निकालें, मैनुअल तरीके से निकालें। वो जो कैरिंग अमाउंट के सामने लिख के इंटरेस्ट बैलेंसिंग आ रहा था ना, उस चक्कर में ना पड़े हम। 58 इंटू 12%, 704 डन। अच्छा भाईजान, पेमेंट डाल दूं या कैरिंग अमाउंट निकालूं? पेमेंट डाल दूं या कैरिंग अमाउंट डालूं? कुछ ना कुछ इसमें से आएंगे भी। इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं तो साथ साथ मांग भी रहे हैं पैसे। लीज में भी तो इसी तरह होता था, इंटरेस्ट बुक करके साथ साथ पैसे आ रहे होते थे, तो लीज की तरह की है ये बात। अब क्या डालें जी? 31/12/22 कैश। वो तो फिगर उठाया करनी है बस, वो तो फिगर डायरेक्ट उठाया करनी है। कितनी आ गई जी? बड़ा बड़ा करके ना बैलेंसिंग निकला है, बड़ा बड़ा करके यहाँ बैलेंसिंग लिखना है। ये कहां से आई है? 3000 कहां से आई है? क्वेश्चन से। ये कहां से आई? 3571। अगला साल आप खुद ही कर लें, अगला साल खुद ही करें। लिखें क्वेश्चन 6 के ऊपर, इस सवाल में इंटरेस्ट बैलेंसिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि कैश साथ साथ आ रहा है। इस सवाल में इंटरेस्ट बैलेंसिंग नहीं निकालेंगे। हाँ हो सकता है यार रहने दो, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो देखना पड़ेगा रिमेनिंग पेमेंट्स कितनी रह गई हैं, उनको डिस्काउंट कैसे करना है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, मसला होगा। ओके
चलें जी, 31 दिसंबर 23। अच्छा तरतीब बता दें, पहले इंटरेस्ट डालें, फिर कैश, फिर कैरिंग अमाउंट तो जीरो आनी है इसकी वजह से। इंटरेस्ट 35। इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि ये बैलेंस साथ साथ दे रहा होता है। इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये बैलेंस साथ साथ दे रहा होता है, तो फिर निकालना नहीं पड़ता, बैलेंस साथ साथ दे रहा होता है। 3571 इंटू 429। चलें जी, 31/12/23 कैश, वो तो सवाल से उठाएं। 4000। इकतीस 12/23 कैरिंग अमाउंट। वैसे चेक करें, वैसे भी जीरो आ रही है तो लिखो जीरो आ रहा है। जीरो या वन आ जाए कोई हर्ज नहीं, वन जीरो आ जाए, वन आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, नो प्रॉब्लम। पिछलों में हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट बैलेंस ही निकाले थे पिछले दोनों सवालों में। इस सवाल में क्योंकि पेमेंट्स ज्यादा हैं तो इंटरेस्ट बैलेंस ही निकाल रहे हैं या मैनुअली निकाल रहे हैं। वैसे अगला सवाल भी मैंने रखा हुआ है, लेकिन नहीं, रहने दें। अगला सवाल मैं नोट से डिलीट कर दूंगा। अच्छा, होमवर्क इंशाल्लाह मैं बता देता हूं आपको, होमवर्क में बता देता हूं भाई। आपके 5-7 मिनट इंपॉर्टेंट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सॉरी, एंट्रीज तो बताई नहीं यार आपने, एंट्री नोट्स में लिखी हुई है। 1 जनवरी 22 डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, 31/12/22 डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ना 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 ना, इसकी एंट्री नहीं होनी। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ओके भाई, ये जो हमारा पहला सवाल था ना, पहला स्टेप कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये स्टेप 1 की तफसील है। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर में आप आ जाएं। आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अप्रूव होना चाहिए, दोनों पार्टीज को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हम पैसे लेंगे तुमसे और तुम्हें बर्गर देंगे, राइट्स दोनों पार्टीज को पता होने चाहिए। अभी पैसे दोगे या शाम तक पैसे दोगे, कमर्शियल नीयत होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल कमर्शियल नीयत क्या होती है। और प्रोबेबल होना चाहिए कि एंटिटी को पैसे मिलेंगे, प्रोबेबल होना चाहिए कि एंटिटी को पैसे मिलेंगे। एक बात सुनते जाएं, मरी के अंदर जो हालात हुए पिछले दिनों, अब कोई बेचारा गाड़ी में बंदा फंसा हुआ, दुकानदार को कह दे यार मेरे पास कोई पैसे नहीं है, दुकानदार उसे कहे ये ले यार बिस्किट ले ले, बोतलें ले ले, चल जा, सेल बुक होगी? इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट कंसिडरेशन। ये स्टैंडर्ड ऐसा है, ये कहते हैं सेल बुक करके रिवर्स ना करो, आप सेल बुक ही ना करो, प्रोबेबल ही नहीं है उससे पैसे आना, तो फिर सेल बुक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मसला था, इन 5 में से किसी टर्म में क्या था, मसला था। मिसाल के तौर पे होंडा ने सरासिफ को गाड़ी बेचनी थी, होंडा ने सरासिफ को गाड़ी बेचनी थी, लेकिन पेमेंट टर्म्स नहीं पता चली कि कब कब बेचनी है, किस दिन बेचनी है, पेमेंट टर्म्स पता नहीं चली। और साथ कुछ प्रोबेबिलिटी का भी शायद मसला था, पता नहीं पैसों का कोई मसला था, और अभी तक पार्टीज के साइन भी नहीं हुए थे। और ऐसी मार्केट में थे जहां पे मिसाल के तौर पे ओरल बातें नहीं चलती थी, रिटर्न नहीं चलती थी, तो उस मार्केट की नॉर्म थी रिटर्न बातें चलती थी, लेकिन रिटर्न अभी तक कुछ। तो कॉन्ट्रैक्ट की 5 में से कोई 1-2 शर्त में मसला आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए। अगर मसला आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए अगर मसला आ गया तो सेल बुक होनी चाहिए। अगर 3 शर्तें पूरी हो तो सेल बुक हो जानी चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में मसला भी हो।
अगर 3 शर्तें पूरी हों, होंडा गाड़ी डिलीवर कर दे और सरासिफ पेमेंट कर दें और पेमेंट नॉन रिफंडेबल हो, चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट पूरा फॉलो नहीं हो रहा, चाहे इसकी किसी भी खराबी में मसला है, अगर ये 3 बातें पाई जाए तो सेल बुक कर लें। दोबारा बताएं, सरासिफ का और होंडा का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका? गाड़ी का। ये 5 शर्तें हमने देखी तो 5 में से 1-2 में मसला था, कोई ना कोई खराबी थी, कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था, कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट में साइन वगैरह नहीं थे। सरासिफ ने कहा भाई मेरे तो साइन ही नहीं है। अब आप होंडा के अकाउंटेंट हैं, आप होंडा के अकाउंटेंट हैं, सरासिफ आपने गाड़ी डिलीवर कर दी, कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं हुए, अभी आपने गाड़ी डिलीवर कर दी, यार ना करना है इधर दे सर, अभी नोट्स बाहर निकाल के रख जरा। आपने गाड़ी डिलीवर कर दी होंडा ने, सरासिफ ने पैसे दे दिए और पैसे क्या हैं? अब चाहे कोर्ट के अंदर कोई चीज इन्फोर्सेबल नहीं भी है तो आधा पचाधे एग्रीमेंट में ये कहीं लिखा हुआ ना नॉन रिफंडेबल है, तो इसका मतलब है आप सेल बुक कर लेनी चाहिए। अब सेल बुक when contract conditions not met but still revenue recorded, कब? the entity has transferred the goods or services to, entity कौन हुआ करेगा? seller, seller। the consideration promised by customer has been, yes। the consideration received is, yes। क्या करें? रिकॉर्ड कर लें रेवेन्यू। एक और सिनेरियो भी है, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है यार, ओवर करो, होमवर्क मैं नोट्स में डाल रहा हूँ। होमवर्क में आपने 2 सवाल करने हैं IFRS 15 के इस जैसे, ताकि डेटर और इंटरेस्ट इनकम वाली फिगर्स में मसला ना हो। 2 सवाल डालूंगा।